हेलो। लास्ट क्लास हमने देखा था न्यूट्रॉन्स के बारे में। न्यूट्रॉन्स बेसिकली न्यूट्रॉन्स नहीं, क्या कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो इनका कोई चार्ज तो नहीं होता, बस इनका कंट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है, मास को बढ़ाने में। तो आज इनके बारे में हम डिटेल में जाएंगे। क्या है न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ था, किसने किया था? चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक। और इनको क्या मिला था? नोबेल भी मिला था इसके लिए, नोबेल प्राइज। Nobel Prize is just like the most reputed prize in the field of chemistry. और कोई भी साइंटिस्ट का सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा जो प्राइज है वो क्या है? नोबेल प्राइज है। तो चैडविक को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था अराउंड कुछ 1935 के आसपास, इतने में। अब देखो, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हीलियम न्यूक्लियस लिया था। हीलियम न्यूक्लियस इन द सेंस, अगर यहाँ पे हीलियम है और इसका जो दो इलेक्ट्रॉन है के सेल में, इन दोनों को अगर इन्होंने निकाल दिया तो बचा क्या? ये हीलियम 2+ हुआ, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इसी का ही नाम क्या है? अल्फा रे है, अल्फा रेज। अब देखो, जो एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास लिखने का तरीका, यहाँ पे हम क्या रखते हैं? कोई भी एटम है, पहले उसका सिंबल देते हैं। मान के चलो वो सिंबल है, मैं Y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्लियर। इसके नीचे लिखा जाता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z लिखा जाता है, और इसके ऊपर इसका मास नंबर लिखा जाता है, मास का नंबर लिखा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन को कैसे लिखोगे? 1 1। हीलियम को कैसे लिखोगे? हीलियम यहाँ पे 2 रहा और ये 4 रहा। अगर यहाँ पे लिथियम रहा, लिथियम का 3 रहता है एटॉमिक नंबर, और मास कितना रहता है? 9। इसी हिसाब से कार्बन को अगर मैं बोलूँ 6 और यहाँ पे 12। नाइट्रोजन को अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो 7 14। तो समझ में आ रहा है? ठीक है, ये क्या है? मास नंबर है, इट इज जस्ट ए नंबर, ये मास नहीं है। अगर मास होता तो इसका यूनिट केजी या फिर कुछ ऐसा मास का ही यूनिट आता, उसका डायमेंशन आता, लेकिन ये सिर्फ जस्ट है, इट इज जस्ट ए नंबर, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, ये 7 होगा, सॉरी। इसी हिसाब से देखो, यहाँ पे दिया गया बेरिलियम Be, नंबर कितना है इसका? एटॉमिक नंबर 4 रहता है, और इसका मास कितना रहता है? 9 रहता है। क्लियर? इसमें डाला गया प्लस, इसमें डाला गया अल्फा रे, मतलब हीलियम 2 4 एटॉमिक नंबर, और ये उसका मास है। जब ये रिएक्शन हुआ, यहां से क्या मिला? यहां से सबसे पहला मिला कार्बन। कार्बन का देखो 4 + 2 6, और इसका कितना आता है? 12 रहता है, प्लस बैलेंस होना है, ये बैलेंस हो गया, ये रहा 1 और ये रहा 0। सी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस्ड है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 13 आ रहा है, यहाँ पे भी 13 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। इसका एटॉमिक कुछ ये कोई प्रोटॉन नहीं है, चार्ज ही नहीं है। तो ये जो पार्टिकल मिला, प्लस इसके साथ बहुत सारा एनर्जी निकला। तो ये जो पार्टिकल है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और एनोड रे एक्सपेरिमेंट जो हमारा हुआ था, केनाल रे और हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था, वहां से क्या मिल रहा था? जैसे डिटेक्शन किसका हो रहा था? पॉजिटिव, और ये नेगेटिव ऐसे जा रहा था। तो और जो भी पॉजिटिव पार्टिकल्स है ऐसे जा रहे थे। तो इन सब का डिटेक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड रे और एनोड रे एक्सपेरिमेंट में हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे चार्ज इन्वॉल्व हो रहे थे। लेकिन हमारा जो न्यूट्रॉन है, इसमें तो चार्ज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डिटेक्शन इसका थोड़ा सा मुश्किल था। इसको ऐसे ही पता चला था। कुछ चीज़ों के बारे में देखो, यहाँ पे क्लियर करते हैं। सबसे पहला कि जो न्यूट्रॉन है ये कहाँ पे मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। एक एटम है, उसके न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। तो न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट है हमारे पास? एक तो प्रोटॉन प्रेजेंट, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं P+ से,
और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं n से, और ये न्यूट्रल है बोल के 0। और इसके सेल में कौन घूमेगा? इलेक्ट्रॉन घूमेगा। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे E और इसका चार्ज माइनस से। वाह, तो एक एटम में ये तीनों पार्टिकल्स प्रेजेंट है। और इन दोनों को कंबाइनली हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला आया, हम इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, यहाँ पे किसका बात करेंगे? प्रोटॉन का बात करेंगे, और यहाँ पे न्यूट्रॉन का बात करेंगे। तीन ही तो पार्टिकल्स मिले हमारे पास। सबसे पहला आया चार्ज। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका क्या होगा? पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये तो न्यूट्रल रहता है, इसलिए इसका चार्ज 0 होता है। वाह, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट मास का बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। हमेशा ऐसा यूनिट पे ध्यान देना। इसका रहता है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और इसका भी 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। देखो ध्यान से, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग एक बराबर है। हालांकि अगर देखोगे पूरा एटॉमिक लेवल पे बात करोगे तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। ये मास का बात कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली दोनों एक बराबर ही हैं। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा था? मास को इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा था हमारा न्यूट्रॉन। इसके बाद यहाँ पे आता है इनका सिंबल। यहाँ पे इसका सिंबल आता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं E माइनस से, ये होगा P प्लस से, और ये क्या होगा? N0 से। हालांकि यहाँ पे लिखा तो गया था वही। एंड अगर इनका लोकेशन का बात करें, कहाँ पे ये मिलेंगे? लोकेशन, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा? आउटसाइड द न्यूक्लियस। आउटसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन कहाँ पे मिलेगा? ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे? इनसाइड द न्यूक्लियस। कहाँ पे मिलेंगे? इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन तो है, चलो बहुत अच्छी बात है, न्यूट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन मिल गया। तो यहाँ पे ना और एक चीज बहुत खटकता है, दिमाग में बहुत आता है ये चीज कि न्यूक्लियस का साइज। अगर जगह नहीं है, चलो यहाँ पे देखो, अगर एक छोटा सा डॉट, अगर ये न्यूक्लियस है तो एटम क्या होगा? कुछ इतना बड़ा होगा। बीच में देखो, हाँ, अगर ये है हमारा न्यूक्लियस तो एटम का साइज कुछ इतना बड़ा है, या फिर और भी बड़ा होता है। मतलब ओवरऑल जाओ कि जो न्यूक्लियस है ये बहुत ही छोटा रहता है। अब हाइड्रोजन का तो बात सही है। क्या हो अगर मैं इससे आगे को जाऊं, जैसे कि हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ऐसे आगे जाऊं। मान के चलो मैं जाता हूं सल्फर में। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16 है। अगर ये 16 है, देखो मतलब यहाँ पे क्या होंगे? 16 प्रोटॉन होंगे। छोटे से स्पेस में पॉजिटिव पार्टिकल पूरा ऐसे लग के हैं, समझो। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन फिर भी तो ये इसके अंदर है। आया समझ में? एक छोटे से स्पेस में बहुत सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, तो ये कैसे अरेंज्ड है? क्यों अरेंज्ड है? ये रिपल्सन यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? तो नेक्स्ट इसी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं न्यूक्लियस के अंदर। मान के चलो मैं एक एटम ले रहा हूँ, किसका लें? नाइट्रोजन का ले लेते हैं। अब मैं नाइट्रोजन का न्यूक्लियस बना रहा हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 7 प्रोटॉन होंगे। एटॉमिक नंबर इसका 7 है। तो पहला प्रोटॉन यहाँ पे रहा, दूसरा रहा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, 4,
5 6 7, इतने छोटे से स्पेस में इनके बीच में क्या होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए, लेकिन ये होते नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसका और इसका क्या है, रिपल्शन होता है, मतलब एक दूसरे से हमेशा दूर जाना चाहेंगे। अभी समझो इस तरह से, ये दो चौक्स हैं, ये हमेशा दूर जाना चाहते हैं, इनका प्रॉपर्टी क्या है, दूर जाना, लेकिन मैं इनको क्या कर रहा हूँ, कॉम्प्रेस करके पास में रख रहा हूँ। इनका प्रॉपर्टी है, इनका नेचर है दूर जाना, लेकिन मैं इनको यहाँ इतने पास में रखना चाहता हूँ। पहले यहाँ पे रखा, फिर और ज्यादा अगर मैं फोर्स दे रहा हूँ, समझो, और ज्यादा अगर यहाँ पे फोर्स दे रहा हूँ तभी जाके पास में आ रहा है। मतलब कोई तो ऐसा फोर्स है जो कि इन दोनों को यहाँ पे रखने के लिए मजबूर कर रहा है, इसको यहाँ पे रखने के लिए क्या हो रहा है, इसको यहाँ पे स्टेबल बना रहा है। मतलब कोई ऐसा फोर्स है जो कि रिपल्सन से भी ज्यादा ताकतवर है। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स है। अभी तक जितने भी ग्रेविटेशन हो गया, मस्कुलर फोर्स हो गया, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, जितने भी फोर्सेस है, सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, न्यूक्लियर फोर्स है। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है कहाँ पे दिखाई देता है, एक एटम के न्यूक्लियस में दिखाई देता है। इसका इन्फ्लुएंस बाहर तक आता ही नहीं है। तो दुनिया का सबसे खतरनाक फोर्स सबसे छोटी सी जगह पे ये दिखाई देता है, और कहीं पे ये मिलेगा ही नहीं। सो न्यूक्लियर फोर्स समझ में आया, कोई ऐसा फोर्स है जो कि प्रोटॉन्स को रिपल्शन होने से रोक रहा है ना, ये रिपल्शन कर रहा है, लेकिन ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करवा रहा है, जो प्रोटॉन्स के बीच में होता है। ये न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इसके बारे में होगा तो हम बहुत 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 बाद में हम इसके बारे में और डिटेल में जाए पढ़ेंगे। तो अभी के लिए देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस तो बना दिया मैंने, प्रोटॉन तो दिखा दिया, यहाँ पे न्यूट्रॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन यहाँ पे पाए जाते हैं इसी बीच में। क्लियर? यहाँ पे ऐसे न्यूट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, सो यहां से ना एक क्वेश्चन लिखो, इसको मैं लिखवा देता हूं। ये क्वेश्चन तुम्हारा नोट्स में रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन है ये, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, देन हाउ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन अ स्मॉल स्पेस इनसाइड द एटम। एक एटम के अंदर ये प्रोटॉन्स कैसे प्रेजेंट हैं। समझो इस चीज को, ये है उसका आंसर। न्यूट्रॉन सर्व्स एज न्यूक्लियर सीमेंट, इस तरह से काम करता है न्यूक्लियर सीमेंट। सीमेंट जैसे कि हम घर में जो बनाते हैं, बहुत सारे ईंटों को एक साथ जोड़ के रखने के लिए काम आता है। इसी हिसाब से जो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स को जोड़ के रखने के लिए कौन काम आता है, न्यूक्लियस काम आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर सीमेंट कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है न्यूट्रॉन सर्व्स एज डेस्क, या फिर which subatomic particles acts as a nuclear cement। तो आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉन और वाइस वर्सा, तुम समझ गए। ठीक है, होल्डिंग द एटॉमिक न्यूक्लियस टुगेदर। तो जो न्यूट्रॉन है ये क्या करता है, एक न्यूक्लियर सीमेंट की तरह काम करता है, और जो एटॉमिक न्यूक्लियस को एक साथ रखने में, एक साथ इसको पकड़ के रखने में, अगर ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या रहेगा, बहुत से ऐसे प्रोटॉन्स रहे, प्रोटॉन्स रहे, और यहीं पे ही न्यूट्रॉन्स रहते हैं। अभी प्रोटॉन अट्रैक्ट्स बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अभी यहाँ पे एक प्रोटॉन है, यहाँ पे और एक प्रोटॉन है, ये क्या होता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन भी अगर दे दूं मैं, जीरो चार्ज है इसका, अगर इसको भी दे दूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर? प्रोटॉन ऑल्सो रिपेल अदर प्रोटॉन्स बाय द इलेक्ट्रिक रिपल्शन फोर्स। अब यहाँ पे और एक भी देखा जाता है, क्या यहाँ पे रिपल्शन भी होता है, एक दूसरे को धक्का देते हैं, दूर फेंकते हैं, पास ला रहे हैं, दूर फेंक रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है ना,
अट्रैक्शन रिपल्सन न्यूट्रल हो गया, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन हुआ। देखो न्यूट्रॉन्स ऑन द अदर हैंड हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज, सो ओनली अट्रैक्शन so only attract other protons and neutrons by the strong nuclear force। तो यहाँ पे अगर और एक भी अगर मैं न्यूट्रॉन का अगर कंसिडर करूं तो यहाँ पे भी क्या होगा, इनके बीच में सिर्फ अट्रैक्शन होगा, इसके बीच में अट्रैक्शन होगा, इसके बीच में अट्रैक्शन होगा, ये दोनों न्यूट्रल हो गए, है ना, अट्रैक्शन रिपल्सन बैलेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में हमेशा क्या आ रहा है, एक अट्रैक्शन फोर्स रह रहा है। अगर अट्रैक्शन रहा तो ये आपस में क्या होंगे, जुड़ के रहेंगे। कहाँ गए यहाँ पे, द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन देयरफॉर एड्स टू द अट्रैक्शन अमॉन्ग द न्यूक्लियंस एंड हेल्प्स द टू होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर। तो इसी के लिए जो न्यूक्लियस है ये क्या होता है, इस तरह से स्टेबल होकर रहता है, ये बिखरता नहीं है। हाँ, बिखरेगा कब, हम देखेंगे जब आगे देखेंगे न्यूक्लियर फोर्स जब पढ़ेंगे। मान के चलो मैं हर बार यही एग्जांपल देता हूँ, ये हाथ है, ठीक है, यहाँ पे सरसों का दाना अगर मैं रख रहा हूँ, अगर मैं एक दाना रख रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा है एक एटॉमिक नंबर को, एक रख रहा हूँ हाइड्रोजन रह गया, 4 रख रहा हूँ हीलियम रह गया, ऐसे करते करते कुछ इतने सारे अगर मैं सरसों के दाने रख रहा हूँ, मस्टर्ड सीड्स रख रहा हूँ, रह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 मुट्ठी अगर रख रहा हूँ, रहेंगे क्या, इसी हिसाब से, क्योंकि देखो क्या होगा, ये यहाँ से गिरना स्टार्ट होंगे, न्यूक्लियस भी इसी तरह से काम करता है। यहाँ पे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तुम अगर यहाँ पे भरते जाओगे, एक टाइम आएगा कि ये और होल्ड करके रख नहीं पाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये टूटना स्टार्ट होता है और यहाँ से हर एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलना स्टार्ट करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। अगर कहीं पे न्यूक्लियस में चेंजेस आ रहे हैं, न्यूक्लियस अगर टूट रहा है कहीं पे, तब जाके वो क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, वरना सब कुछ हमारे केमिकल रिएक्शन में जाते हैं। समझ रहे हो ना। सो लिखो, इसके बाद हम देखते हैं आइसोटोप्स के बारे में, छोटा सा ही टॉपिक है, फिर बात करेंगे आगे। तो अब देखते हैं एटम्स में 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक आइसोटोप के बारे में पढ़ेंगे और एक आइसोबार। चलो सबसे पहले आइसोबार के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि खत्म हो जाएगा ये। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स आर द लिमिटेशन ऑफ किसके, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ये लिमिटेशंस थे, पढ़े थे ना। आइसोटोप्स एंड आइसोबार का डिस्कवरी से ही उनका लिमिटेशन बना, डिमेरिट्स बना। तो पहले पढ़ते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स आर द एटम्स जहां पे एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग अलग होंगे और अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डिफरेंट होंगे, एटॉमिक नंबर में डिफरेंस रहेगा, बट एटॉमिक मास में क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें आर्गन का और यहाँ पे बात करूं कैल्शियम का, आर्गन में एटॉमिक नंबर रहता है 18 और इसका रहता है 20, बट इसका मास भी 40 है और इसका भी मास 40 है। क्लियर, ऐसे हो गया। और किसका लें, ठीक है, देखेंगे और क्या क्या है। तो ये एग्जाम्पल बुक में लिखा जाता है, और जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आइसोटोप्स अगर पढ़ोगे तब जाके तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। सो नेक्स्ट आते हैं आइसोटोप्स के बारे में। ये देखो बस इतना ही है। आइसोबार्स किसे कहते हैं, इनका डेफिनेशन है कि 2 एटम है, अगर इनका मास सेम आ गया लेकिन एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंस है तो इनको क्या कहा जाता है, क्या कहोगे, इनको आइसोबार्स कहोगे। आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स these are the atoms having same atomic number, the atoms having same atomic number but difference in their masses। तो यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट एटॉमिक मास अलग अलग होगा, डिफरेंट। जैसे कि ठीक है, एटॉमिक मास अलग अलग होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं हाइड्रोजन का, एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, एक प्रोटॉन रहेगा। चलो इसको ऐसे समझो, पूरा मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
यहाँ पे है, एक है यहाँ पे प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, वाह, और इसमें कुछ नहीं है। तो ये बना उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बना और यहाँ पे घूम रहा है इसका एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा, वाह। अब यहाँ पे वही प्रोटॉन है, लेकिन इसमें एक न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन आ गया और ये मिला है कि हमारा बना न्यूक्लियस। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और ये एक मिला, यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक, ये मिला हमारा न्यूक्लियस बना। और ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊं नंबर कितना, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, बट अगर मास में देखो तो इसका मास कितना आएगा, 1 आएगा, इसका मास 1, 2 आएगा, और इसका मास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका नाम है प्रोटोनियम। प्रोटोनियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम, और इसका नाम ट्रिटियम। ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। जो प्रोटोनियम है ये हमारा नॉर्मल हाइड्रोजन है, इसको जो ऐसे कहते हैं। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो प्रोटॉन बन रहा है ना, तो इसलिए प्रोटोनियम है। 2 है ड्यूटेरियम, 3 है, एटॉमिक मास यहाँ पे 3 है, तो इसलिए ट्रिटियम है। और अब देखो ये आगे क्यों नहीं गया, क्योंकि दुनिया में इतने ही एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है कि और भी रह सकते हैं, लेकिन 99% ये रहता है। इसका परसेंटेज कितना, 0.01, 99.8 मान के चलो, और ये कितना आता है, 0.01% रहता है। बहुत ही कम में मिलते हैं, बहुत ही रेयर है ये। तो मोस्ट ऑफ द केस यही मिलेगा नेचर में। हम क्या करते हैं केमिस्ट्री, जस्ट हम बस नेचर को स्टडी करते हैं, हम अपने हिसाब से तो नहीं बना सकते ना। तो ऐसा है तो है। जो आइसोटोप्स बने किसके लिए बन रहे हैं, ये न्यूट्रॉन्स के लिए बन रहे हैं। न्यूट्रॉन्स का नंबर अगर चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है। यहाँ पे प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन कितना है, 1 है। यहाँ पे प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन कितना है, 2 है। तो न्यूट्रॉन का जो नंबर है यही क्या कर रहा है, आइसोटोप्स बना रहा है। इसी हिसाब से बहुत सारे और भी आइसोटोप्स हैं, थोड़ा सा देखते हैं। इसी हिसाब से देखो, क्लोरीन का 2 आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन का एक रहता है 35 आइसोटोप, और एक रहता है क्लोरीन का 37 आइसोटोप। एटॉमिक नंबर तो दोनों के 17 होंगे। अब ये दुनिया में पाया जाता है कुछ 3/4%, और ये रहता है 1/4%। मतलब टोटल क्लोरीन लूँ तो इतना पार्ट क्या मिलेगा, 1/1/4 पार्ट कौन रहेगा, 37 वाला रहेगा, बाकी के सब कौन रहेंगे, 35 वाले होंगे। तो देखो इसका अगर मास देखोगे, अच्छा, तो क्लोरीन का मास क्या लोगे, ठीक नहीं, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होगा, ये होगा या ये होगा। तो ऐसे केस में हम क्या यूज करते हैं, एवरेज यूज करते हैं, एवरेज मास। समझो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एवरेज मास। एवरेज मतलब अगर एक बहुत सारे ऐसे नंबर है, अगर हमको उसी नंबर को अगर एक ही नंबर से अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एवरेज यूज करते हैं। जैसे कि क्लोरीन के केस में 2 मासेस हैं, तो होगा क्या, तो इसलिए इनका क्या लिया गया, देखो इसका मतलब 35 मिला, 35 मिला, 35 मिला, और एक मिला 37। तो बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो इनको अगर एक ही नंबर में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। चलो ले लो, 35 + 35 + 35 + 37 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, एवरेज लिया गया। तो यहाँ से कुछ आता है 35.5 आता है। तो यही क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक मास है। तो तुम्हें क्लोरीन का जो मास मिलेगा कैसे लिखा हुआ मिलेगा, क्लोरीन 17 और यहाँ पे 35.5 मिलेगा। इसी हिसाब से कॉपर का भी देख लेना, इसका एटॉमिक नंबर रहता है 29, इसका 63.5 ऐसा कुछ रहता है। तो प्रोटॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, या तो 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, या फिर न्यूक्लियस भी जो रहता है ऐसे रहता है। तो प्रोटॉन का जो नंबर रहता है
ये हमेशा एक होल नंबर में रहेगा, लेकिन फिर भी अगर मैं फ्रैक्शन में मिल रहा है तो इसका मतलब क्या लिया गया है, यहाँ पे एवरेज लिया गया है। क्यों? क्योंकि इनके आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना ऐसे चीज़ों में। एंड इसी हिसाब से यूरेनियम का देखो, यूरेनियम के भी आइसोटोप्स मिलते हैं। एक तो रहता है 235 एंड यूरेनियम 238। इसका एटॉमिक मास होता है 92। हेलो, तो अब यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर कैसे पता चलेगा? देखो, जो एटॉमिक नंबर जो होता है क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इम्प्लाइज दैट अगर ये 235 है इज इक्वल टू 92 है, तो यहाँ से n रहेगा, इम्प्लाइज दैट n का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये वैल्यू आता है 143, और इस केस में भी n का नंबर कितना होगा, 146 होगा। वाह। अब और भी आइसोटोप्स हैं कार्बन का। कार्बन के सबसे पहला आइसोटोप है 6, 12 और 6, 14। ये तो नॉर्मल है, बट दिस वन इज अवर रेडियो एक्टिव। इसका काम समझो, आइसोटोप इतना इंपॉर्टेंट क्यों? कार्बन तो समझ में आ रहा है, सब जगह यूज आता है, हमारा बॉडी पूरा कार्बन से ही बना हुआ है, लेकिन इसका काम क्या है? इसका काम यूज आता है रेडियो एक्टिव क्या कह सकते हैं, कार्बन डेटिंग में यूज आता है। टर्म क्या है? कार्बन डेटिंग। कार्बन समझ में आ रहा है, डेटिंग, डेटिंग का मतलब टाइमिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज है ये। जैसे कि एक फॉसिल है, हमें कैसे पता चलता है कि ये इतना साल पुराना है, 1 करोड़ साल पुराना, 2 करोड़ साल पुराना, इतने साल पुराना एक फॉसिल मिला है? तो वो जो पता चलता है, किससे पता चलता है? इससे पता चलता है। या फिर किसी अगर डेथ हो गया, कोई भी फोरेंसिक साइंस में हो गया, या फिर कहीं पे भी पता करते हैं ना कि तीन दिन पहले, 10 दिन पहले या 15 दिन पहले इसका डेथ हो गया। एक स्कल को देख के हम बता सकते हैं कि ये 10 साल या फिर 20 साल पहले का स्कल है। तो ये सब कहाँ से पता चलता है? इसी से ही पता चलता है। कैसे है? ये तुम आगे पढ़ोगे। तो कार्बन डेटिंग बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है। और ये बनता कैसे है ना? ये बनता कैसे? ये हमारे एटमॉस्फेयर में ही बनेगा। जैसे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इस तरह से एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर। जब सन से आया कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रेज, ये अल्फा रेज से भी बहुत खतरनाक होते हैं। तो सबसे खतरनाक रेडिएशन कॉस्मिक रेज। जब यहाँ से कॉस्मिक रेज टकराते हैं, हालांकि कॉस्मिक रेज देखो ऐसे आता है, अगर यहाँ बीच में अर्थ भी रहा तो अर्थ को पेनिट्रेट करके चले जाते हैं। तो कुछ हिस्सा यहाँ पे जब टकराता है, यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में 78% कौन है? नाइट्रोजन पाए जाते हैं, N2। तो ये क्या होता है? N2 को तोड़ता है कार्बन 14 में, और यहाँ से न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसा बनता है। रिएक्शन एक होता है, मतलब यहाँ से कार्बन 13 मिलता है, कार्बन 14 होता है ना सर, देख लेना, C14 होता है। और ये अभी कहाँ जाएगा? इसको अभी यूज करेंगे, कार्बन को मिला यहाँ पे ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड फाइबर इस फॉर्म में जाता है। अभी इसको यूज करते हैं कौन? हमारे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के अंदर गया। अब ग्रीन प्लांट्स को हम खाते हैं तो ये हमारे अंदर भी है, तो कार्बन 13 का ट्रेस हमारे अंदर भी पाया जाता है, इसलिए हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और कुछ इस तरह से ये क्या होता है? हमारे बायोस्फीयर में एंटर करता है। देखो ये जो स्टेप है, ये स्टेप क्या होगा? बायोस्फीयर को एंटर होना। इसी हिसाब से आयोडीन का भी आइसोटोप्स मिलता है। आयोडीन का आइसोटोप्स कुछ नाम नहीं लिखा गया, देख लेना। आयोडीन का आइसोटोप्स जो कि यूज होता है थायराइड की ट्रीटमेंट में यूज होता है। जो डिजीज होता है थायराइड, थायराइड के ट्रीटमेंट में यूज होता है। इसी हिसाब से कोबाल्ट का भी एक होता है जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में होता है। कोबाल्ट का भी एक आइसोटोप शायद 63 है। तो बहुत सारे आइसोटोप्स का तुम्हें मिल जाएगा,
कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देन और भी है आइसोटोप्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक रिएक्शन में थोड़ा सा एडवांस है, एक रिएक्शन कैसे कैसे ये स्टेप वाइज कैसे जा रहा है, कैसे जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे तुम क्या ही बताऊं तुम्हें। चलो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन रहा, तो ये कैसे प्रोसेस हुआ, कैसे स्टेप वाइज ये आगे गया, तो उसका जो डिटेक्शन होता है वहां पे भी आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। ठीक है, हमारे डीएनए कभी भी तुम स्ट्रक्चर देखना, डीएनए इस तरह से मिलता है, तो यहाँ पे भी ये ऐसा कैसे मिला है, तो एटॉमिक लेवल पे आइसोटोप्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका सब स्ट्रक्चर वक्चर प्रेडिक्ट करना कि किस पोजीशन में क्या है, वो सब का डिटेक्शन होता है आइसोटोप्स। हमारे ब्लड में भी हम आइसोटोप्स को ऐसे भेजते हैं और स्टडी किया जाता है कि ब्लड में क्या क्या है, क्या क्या इसका प्रोसेस, मतलब तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम यूट्यूब सर्च करोगे तो। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, अभी आइसोटोप्स समझ में आया हल्का फुल्का। जैसे जैसे आगे पढ़ोगे इनके बारे में और तुम्हें मिलेगा। इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स है, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, एंड इनका कैलकुलेशन कैसे मिलता है, ये सबका एवरेज लिया जाता है। तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से जो एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे क्या होता है, डेसिमल में आता है। तो कंफ्यूज मत होना कि प्रोटॉन का तो नंबर अगर होल नंबर में आना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होल नंबर पे रहते हैं, लेकिन ये डेसिमल में कैसे आ रहा है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे एवरेज मास लिया जाता है। ठीक है, तो इतना सब हो गया आइसोटोप्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक मैं ना ये करता हूँ थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस मैं कुछ दे देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, बाद में इसके आंसर्स भी रहेंगे, तो थोड़ा सा इसको ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस में, यहाँ पे हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में और कैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में हल्का फुल्का जैसे आइडिया रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।